नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए एपिसोड में। आज का विषय, खैर आज गर्मा गर्म मौसम है। राजनीति गर्मा गर्मी चल रही है 2 दिनों से, कल सुबह से लेके कल आधी रात तक, आज सुबह से लेके अभी भी आज चली रही है संसद में दिन और रात। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि सांसद लोग रात भर काम कर रहे हैं, रात भर काम किए जा रहे हैं। उनके लिए भी नया है, हमें देखने के लिए भी नया है। बिल्कुल। चलिए, इतना हिंट देने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ये डिस्कशन हम लोग करना चाह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। तो अब हमारे साथ आज साथी मौजूद हैं, मैं संतोष और मेरे साथी केशव जी। तो इस पे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। क्या लगता है केशव जी आपको, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, क्या सही वक्त पे आया? क्या है ये? क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? कैसा लग रहा है? इसका संदेश क्या देना चाह रही है सरकार इसके थ्रू? देखिए, जब एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, जब ट्रेन लेट होती है ना, एक बार जब अपने समय से लेट हो चुकी होती है, फिर उसके लिए कोई सही समय वक्त रह नहीं जाता है। अब वो क्या 5 घंटे, क्या 2 घंटे और क्या 1 घंटे लेट वाली बात है। कितना रिकवर करती है 5 घंटे कह सकते हैं कि जब जागो तब सवेरा वाली बात है। अब लेट तो हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। इस बिल को मुझे लगता है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं लेट रही है। मुझे नहीं पता है आप क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं। आज भी आप देखिए 232 मेंबरान जो हैं लोकसभा के, उन्होंने आपके सपोर्ट में वोट नहीं किया है। आपने लाख कन्विंस करने की कोशिश की हो। इसका एक क्लियर समझने वाली बात ऐसे है कि आप कितना भी समझा लें, सामने वाला समझना है ही नहीं उसने। तो जब समझना ही नहीं है किसी ने, तो आपके ये सब प्रयास निरर्थक हैं। आपको ये समझना होगा एक पॉइंट पे जाके कि विपक्ष आपकी बातों में कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। चाहे आप मुझे ये बताइए, जब यमन से 3000 लोग आए थे तब विपक्ष ने क्या सराहना की थी सरकार की? आपने कितने भी विकट परिस्थितियों में अच्छा काम किया हो, विपक्ष के मुंह से कम मैंने तो पिछले 11 साल में एक भी वाहवाही नहीं सुना। लेकिन तो मुझे नहीं लगता इसमें, अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो टाइमिंग इज़ ये लेट है। मेरे हिसाब से तो ये लेट है, इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। खास करके अगर मैं नंबर्स की भी बात करूं तो बीजेपी के पास इनफ और बहुत मोर देन इनफ नंबर्स थे। बीजेपी को बहुत पहले ये लेके आना चाहिए था, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लेट हुई है। बट ठीक है, कभी भी सही, बट लाई तो है। बस मैं इसी बात से संतोषजनक हूँ। आप थोड़ा सा दुखी जरूर लग रहे हैं बीजेपी से। ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अब रही दुरुस्त तो नहीं आए कह सकता हूँ मैं, देर आए आप कह सकते हैं। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे हैं बीजेपी से। लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं बीजेपी से, लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। रही बात, आपने एक बात बोला कि चर्चा वर्चा इतना जो ताम झाम जो 2 दिनों से लगा रखा है कि सीधे वोटिंग क्यों नहीं हो। लेकिन ठीक है, ये इसलिए आपकी बात को मैं थोड़ा सा बीच में रोकता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि इतना जो चर्चा ताम झाम लगा रखा है, आप ताम झाम देखिए ना। आपने इससे पहले आप अपने इसमें बताइए, अपने निकट भविष्य में या अपने स्मरण में कि आपने कब 2:45 बजे सुबह तक सदन चलते देखा है? ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन एक जो संसद का जो कार्यशैली है आपका, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास मत बल है, आपके पास अच्छे नंबर का बल है तो आप अंधाधुंध बिल पास कर ले। आपको ये मौका एक डेमोक्रेसी में विपक्ष को देना पड़ता है कि आप भी अपना पक्ष रखें, हम भी अपना पक्ष रखते हैं, और उसके बाद होगा जो वोट करके जो कि बिल पास करते हैं। जो एक प्रोसेस है, वही प्रोसेस फॉलो किया गया। 1 घंटा डिफाइन किया गया, हर एक टीम को एक टीम बनाया गया। टीम लोगों ने अपना सिलेक्शन किया कि ये हमारे नुमाइंदे होंगे जो इस विषय पे अपना पक्ष रखेंगे, जो कि हर बिल में करती है, हर पार्टी का। दोनों को बराबर समय दिया गया, और लास्ट में जो कि समय के बाद वोट पड़ा, और वोट के अकॉर्डिंग है जो कि लोकसभा में कल 2 बजे रात को ये पारित हो गया। अब रही बात देर और डिले की, खैर ये तो काफ़ी राजनीतिक तो उन्होंने सारी ही फुलफिल किया है, जो एक लेजिटिमेट वे होना चाहिए, डेमोक्रेसी और संसद में, चाहे वो बिल जेपीसी में जाए या ना जाए। अगर जेपीसी में जाती है तो उसकी भी एक ड्यू प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस है। और वही अगर कोई बिल यहीं पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। हाँ। जो बड़ा ही एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यही सरकार 2019 में जब आई थी तो विदाउट एनी प्री नोटिफिकेशन आपको 370 लाती है, डिस्कस करती है, बिल पास करती है। खैर 370 तो आप नोटिफिकेशन के साथ ला भी नहीं सकते थे, उसके अलग वजूहात थे। सीए, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, सीए
विदाउट नोटिफिकेशन आता है, नोटबंदी है, डिस्कशन होता है और फैसला होता है और बिल पास हो जाता है। अगर उससे कंपैरिजन करें तो ये सरकार 200 300 272 और 303 से कंपैरिजन करके 240 वाली सरकार देखते हैं तो ये पहले नोटिफिकेशन लाती है, एक पटल पे अगस्त में लाती है, उस पर पहला एक डिस्कशन एक दिन हो जाता है और फिर सरकार और विपक्ष के बीच समझौता होता है कि इस पर जॉइंट कमेटी बननी चाहिए। चलिए ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, पहला 3 महीने टाइम दिया जाता है, फिर एक्सटेंशन दिया, विपक्ष मांगती है एक्सटेंशन दिया जाता है। अब 8 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद, सॉरी 6 महीने बाद फिर से आपका ये डिस्कशन चालू होता है। तो कंपैरिजन ये कहना है कि सीए के वक्त तो आपने सरप्राइज़ दिया था, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन प्री नोटिफिकेशन दे के फिर आप है जो कि संसद में आप इसको लाते हैं। दो मुझे मुख्य अप्रोच में चेंज नज़र आ रहा है। अप्रोच में चेंज इसलिए क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं है, आपको सबको साथ लेके चलना है। सिंपल सी बात है, आपके पास नंबर है, आप 240 पे है, आपके पास 272 273 है नहीं, आप बहुमत के आंकड़े में सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, आज आपको अपने जो आपके साथी है, घटक दल हैं, आप उनको साथ रखना है। और देखो उसका इम्पैक्ट नज़र आ भी रहा है कि जेपीसी में बहुत ऐसे क्लॉज हैं जो हटाए गए हैं ड्यू टू सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू। हाँ, थोड़ा सा ट्रंकेट किया गया है, कुछ तो है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो एक हडल का सबब बना है। ये आपको समझना होगा कि आपके नंबर्स का सफिशिएंट नहीं हो। मैं इसी के बिहाफ पे ये बात आज पुरजोर तरीके से कह सकता हूँ कि आप ये नंबर 303 या 284 में भी ला सकते थे। भाई आपने अपने मैनिफेस्टो में ये आज़ादी के टाइम से या जब भी आपकी पार्टी वजूद में आई है तब से आपके मैनिफेस्टो में है ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप वेट क्यों करें। और आपको क्या लगता है, आप पहले लाते तो लोग आपसे नाराज़ होते, और आज आप ला रहे हो तो थोड़ा सा अगर सुधार करूँ आपको, तो उनमें ये नहीं लिखा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, वी विल एबोलिश वक्फ। एग्जैक्टली, एक तो आपने वो भी नहीं किया पूरे अच्छे से। इट इज एबोलिश, वर्ड इज एबोलिश, वी विल नॉट कीप इट। बिल्कुल। तो मतिया आपने जो बात कही थी, आपने तो ये कहा था कि हम वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे, खारिज करेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, खत्म कर देंगे, वी विल एंड दिस बिल। तो ये अमेंडमेंट बिल तो मजबूरी का ही कारण है। तो मजबूरी कारण, तो आप 300 जब 303 पे थे तब तो मजबूर नहीं थे आप, आज आप मजबूर हैं। तो बीजेपी को इस पर सीरियसली सोचना होगा कि आपने जिस प्रोमिसेस पे वोट लिया है, जो आपका वोट बैंक है, जिसने आपको वोट किया है, क्योंकि देखिए आप भी वोट से ही जीत के आए हो, आप जो दूसरों पे वोट बैंक की बातें कहते हो कि अमुक पार्टी फलाने को अपना वोट बैंक लेके चलती है, तो आप ये भी समझना होगा कि आपके पास भी अपना एक वोट बैंक है, तभी आपको दिल्ली में लगातार आपका वोट पोटेंशियल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास सीटें 8 हैं कि 32 हैं, आपके पास एक नंबर ऑफ वोट है। चाहे आपकी सीटें 8 थी तब भी उतना परसेंट था, चाहे आपकी सीटें 32 थी तब भी आपके पास एक कंसोलिडेटेड वोट है जो आपको मिलता है हर इलेक्शन दर इलेक्शन, हर स्टेट दर स्टेट। तो आपको अपने उस वोट बैंक की भी चिंता करनी होगी कि उसने जो आपको वोट दिया, उसने भी कुछ उम्मीद से वोट दिया है, क्या आप उस उम्मीदों को उनके टाइम पे पूरा कर रहे हो। तो अगर आपका जो पहला सवाल था, अगर हम फिर से सवाल की तरफ लौटें, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मतलब ठीक है, बड़ी देर कर दी सनम आते आते वाली कहानी है। यहाँ पे बीजेपी आई तो है, बट मुझे लगता है कि गलत टाइम पे आई है। इट कुड हैव बीन मोर बेटर, अगर पहले आते तो कुछ ज़्यादा ही। तो मुझे लगता है कि आज जो वो क्लॉजेज आप हटा रहे हैं, देखिए मैं उसके दो पहलू हैं। मेरा पॉइंट है कि देखिए आप कितना भी समझा लो, आपके विरोधी समझने वाले तो देखो हैं नहीं, ठीक है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स है। तो मेरा पॉइंट वही है ना। तो अगर आप क्यों आपने डिले किया, आपने सब कुछ डिले किया, उसका बेनिफिट क्या है आपको? आप उनको समझा लिए क्या, हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझ गए क्या वो? नहीं ना। डिले वाली जो बात आ रही है ना, थोड़ा सा एक जो एक्सटर्नल फैक्टर है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरी सोच है कि जो सीए के वक्त हुआ, जो आपका इतनी लंबा चौड़ा काफ़ी दिनों तक आपका धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन तो एक सामने दिख रहा था, चाहे वो किसान मोर्चा हो चाहे सीए का हो। आपको ही पता है कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही थी, सारी फंडिंग बाहर से थी। अब ये जो जियो पॉलिटिक्स में जो थोड़ा सा बदलाव आया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प, तो ये फंडिंग काफ़ी हद तक रुकी है। तो वो असर आपको ग्राउंड लेवल पे हर कंट्री में भी दिखने लगा है, और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो अब ये जो इन लोगों को लगा कि जो मुझे लग रहा है कि सीए के वक्त जो इतना लंबा चौड़ा जो धरना चला, उसकी फंडिंग बाहर से थी, अलग बात है। देखिए मानता हूँ कि मौसम का असर होता है, तो ये उन्होंने मौके पे देखिए मैं थोड़ा सा ये चौका मारने की कोशिश है।
एक बात बताइए, जब सीए की चर्चा आई थी, या जब सीए पहले जब पास होता है, आई मीन पेश होता है लोकसभा में, फिर वो जेपीसी में, तब बाइडेन चुनाव हार चुके थे क्या? सीए के वक्त नहीं मैं नहीं सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेपीसी की बात अपने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट। नहीं नहीं, उस वक्त चुनाव है जो कि जब आपका सीए पे चर्चा हो रही थी, तब तो उस वक्त ट्रम्प ही सरकार में थे। बस सीए ट्रम्प की ही गवर्नमेंट थी यूएस में। मैं सीए की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो आप जो कह रहे हैं ना कि डिले, आप सीए तो देखिए अब गए चैप्टर, नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल वहाँ से रिलेट किया कि जिस ढंग से माहौल को बदला जाता है। था कि आप जो कह रहे हो कि फंडिंग की, आपने फंडिंग की बात की, हाँ, फंडिंग के बात पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा मीन्स जो ये मैं फिर से अनसोशल एलिमेंट्स को आज पैसे मिलना किया है, आपको पता था कि ट्रम्प आएंगे सरकार में? कब? जब ये अगस्त में जब ये चर्चा पटल पर आया था, लेकिन माहौल तो बन चुका था। ये लगभग देखिए ये तो माहौल बन चुका था। और ये अलग बात है कि देखिए ऐसे, तभी मैं कह रहा था एक्चुअली, मैंने इसीलिए इस सवाल को लाया कि आपके पास ऐसा कोई कंक्रीट, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि गवर्नमेंट लाई जरूर, लेकिन कंक्रीट उस पर चालू नहीं किया काम। कंक्रीट तो अब हुआ जब वहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। खैर ये मेरा तभी आपको मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि लगा कैसा आपने ये देखो, मेरा पॉइंट ये है कि आप देखिए, आपका सवाल मैं दोहरा देता हूँ जो आप ही ने पूछा है। आपने पूछा कि क्या सीएए के समय जो प्रोटेस्ट हुए, और आप उन प्रोटेस्ट के पीछे की फंडिंग को बाइडेन से जोड़ रहे थे, यही था आपका कहना? हाँ बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल, उसका काउंटर ये था कि जब आपने 24 के चुनाव के बाद, जब कभी भी आपने, मेरे ख्याल से सितंबर या अगस्त के आसपास आपने इस बिल अगस्त में आपने टेबल किया, उसके बाद जॉइंट कमेटी में जाने की बात आई, आपने जॉइंट कमेटी में भेजा पार्लियामेंट्री, फिर वहाँ से एक्सटेंशन की भी बात हुई। तो मेरा सवाल बस इतना है कि आप जो सेफ साइड प्ले करने की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सेफली प्ले करने के लिए, कि आप ट्रम्प आ जाएंगे, फंडिंग रुक जाएगी, तो उस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हो पाएंगे, ये तो ज्योतिषी वाली बात हो गई। जब आप ना वहाँ चुनाव हुआ है ना, आपको रिजल्ट का पता नहीं, वो उस पर्सपेक्टिव में नहीं, हाँ, मतलब कहने को जब दोनों 2019 में नहीं किया उन्होंने। मैं आप ही के बात को काउंटर करो, अगर ट्रम्प आज नहीं आए होते तो हो सकता है कल आपको बहुत सारे यहाँ दंगे और धरने चालू हो चुके होते। तो मेरा पॉइंट देखिए, इस ऐसे नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, नाव भले समंदर में जाती है, बट ऐसा नहीं, उनको भी पता होता है कि छोटे मोटे तूफान और आंधी का सामना तो उनको भी करना पड़ेगा भाई। ऐसे चैलेंजेस हमेशा रहेंगे जिस टाइप के बिल है। मैं तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ, सीए के समय पे लाख जगह प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, यूपी में तो कुछ नहीं हुआ, जबकि सबको पता है कि यूपी इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट इन टर्म्स ऑफ दीज मैटर्स। देखिए सिर्फ यूपी को लेकर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बाकी स्टेट के बारे में सोच कर भी बाकी कंट्रीज़ का माहौल लेके, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। खैर ठीक है, अब आगे के मतलब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अब जब ये पास हो भी गया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में भी डिस्कशन चल ही रहा है, वो भी पास ही है, तो हाँ पास ही है। नंबर गेम तो पूरी तरह से, क्योंकि आपने डिस्कशन पे बात कर दिया, तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे जोड़ दूँ। मुझे ये, मैंने फ्रैंकली बताऊँ, मैंने कल भी 2:30-3 बजे रात तक पूरा सदन की चर्चा देखी है, मैंने आज भी देखा है, और मुझे लगा कि वो व्यर्थ है कहीं ना कहीं। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है दोनों ही तरफ से, सुनने वाले को बोलने वाले की परवाह नहीं है, बोलने वाले को सुनने वाले की परवाह नहीं है, दोनों पक्ष किसी का कुछ सुन नहीं रहे, बस अपनी बातें, जिसको जो सूट कर रहा है वो आके बोल के जो नियम है बस वही फॉलो किया जा रहा है। होना कुछ नहीं है, होना वही है जो ढाक के 3 बात है, जो उनको पसंद है, जो उन्होंने सोच लिया वो वही करेंगे, और ये हर सत्ता में हर पार्टी यही करती है। तो मेरा सवाल यही है कि फिर ये 3 बजे रात तक की चर्चा तो व्यर्थ है ना? नहीं, जो एक डिफाइंड है इतने घंटे, देखिए डिफाइंड है तो इसका, उसी को तो बदल रहे हैं ना। आज तक आप डिफाइंड तो सब कुछ है, लेकिन आप उसमें सुधार कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है इसमें भी एक सुधार होना चाहिए। सुधार की मींस अगले दिन लेके जाते हैं फिर नहीं, लेकिन इन्होंने डिसाइड ही किया था कि आज का पास करना है। इस चर्चा को आप कुछ और रुख दीजिए। मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे अब इस चर्चा का ये निरर्थक चर्चा है, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं। आप अपने मतलब की बातें कोट कर रहे हैं, काम की बातें वहाँ कोई नहीं बोल रहा, मैंने देख लिया। मैंने 2.5-3 घंटे की चर्चा की, किसी ने एक बार भी 1500 साल पुराने गांव के मंदिर पे आपने कैसे क्लेम ठोका, उस पर किसी ने, कोई विपक्षी पार्टी ने जवाब नहीं दिया, वो देगा भी नहीं। हाँ, तो फिर ऐसी चर्चा तो निरर्थक चर्चा है ना। इससे चर्चा से होगा क्या? चर्चा से होगा एक ही चीज, अवेयरनेस। जो डेटा या फिर जो फैक्ट्स है, टीवी पे प्रवक्ता आके बोल ही रहे हैं 24 घंटे। आपको क्या लग रहा है? लेकिन कितने लोग संसद टीवी देखते हैं इंडिया में? कितने लोग संसद टीवी देखते नहीं है? जैसे कि आपने, एक नेता ने बोला
तो न्यूज़ पे आया कि इन्होंने ये बोला, तो ये अवेयरनेस फैलता है। जो बस ये सब चीज़ें जो कि डेटा प्रेजेंट होता है तो लोगों को जागरूक होते हैं कि क्यों गिलाया गया। इससे फ़ायदा गवर्नमेंट को ही हो रहा है, क्योंकि आपको ही पता है कि इस वक्त को जिस पर्पज़ से बनाया गया था पहले, और जो पर्पज़ था वो कहीं पे आसपास भी नज़र नहीं आ वो रहा तो है। खैर छोड़ ही दीजिए, पर्पस वाली तो कोई बात बची बात ही ही नहीं बची है नहीं इसमें। थी, ये तो माफिया और हो चुका था। जैसा कि बीती सरकारों ने जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉज उसको जितने इख्तियार दिए हुए थे कि न खाता न बही, जो कहे वही सही। अब उसका ठीक उसका है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि जितना 60 सालों में उन्होंने ज़मीन का जिनका टोटल जो एलोकेशन संख्या थी, जितना उनका संपत्ति उन्होंने जो कब्जा किया, सब राइट बॉडीज कब्जा किया 2013 तक, उसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना सिर्फ 10 सालों में किया। आफ्टर 2013 अमेंडमेंट, जो कांग्रेस सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया, रुमाल रखो, हाथ रखो, पैर रखो, सब तुम्हारा। बिल्कुल। उसके आगे कोई फैक्ट नहीं, कुछ केसेस नहीं सुनी मैंने, इतनी चर्चाएं सुनी, मतलब कहीं भी एक विपक्ष के बंदे ने ये नहीं बोला कि आपने हैदराबाद के मैरियट जी, हाँ, W मैरियट होटल की आपने, और आपने हयात होटल के पे आपने दावा ठोक दिया। कोई कहता है आज बिहार का राजभवन वक्फ ज़मीन पे है कि कहीं, कोई कहता है दिल्ली का राजभवन है, कोई कहता है यूपी चलिए का मैं उस पर करेक्ट, लेट मी करेक्ट यू। हाँ, पार्लियामेंट हाउस, हाँ, वही तो, राष्ट्रपति भवन, हाँ, मैं जस्ट आई एम नोटिंग एवरीथिंग, लाल किला, जितने भी ऐसा प्रोडक्ट्स हैं सब, उनका कुतुब मीनार, ठीक है, ये सब बोल रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है। ताजमहल तक, ताजमहल भी है, प्लस आपका जो रिसेंटली जो हमारा इतना सक्सेसफुल कुंभ मेला हुआ, सारे कुंभ की ज़मीन भी बोल रहे हैं कि वो वक्फ ही है, नदी के किनारे की ज़मीन उनकी। फिर द्वारका भेंट, जो मतलब जिसी पे अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा अच्छा फैक्ट दिया कि हमारा कृष्ण भगवान की जो हमारी इतिहास है वो 6000 साल पुरानी है। ये आप अल्लाह जी आपके आए हैं प्रोफेट 1400 साल पहले, तो पहले कौन आया और फिर किसकी ज़मीन। तो कहने को बहुत कुछ है। अब इनके पास ये सब चीज़ डेटा पे डिस्कस करना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिस्कस करना है कि क्या बीजेपी मुस्लिम को दबाने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये बोले एक लफ्ज में यही बोला, कोई फैक्ट थोड़ी बात कर रहा है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। और जो चर्चा है वो निरर्थक चर्चा है। अब बीजेपी जैसे कि उन इस पे फ्रंट फुट में क्या खेल रही है, बीजेपी बोल रही है कि ये जो बिल है अभी तक जो लगभग 70 सालों का इतिहास है वक्फ बोर्ड का, जिसमें से सिर्फ 800 परिवारों का ही इस पे अध्यक्ष रहा है। मतलब 800 फैमिली थ्रू आउट द योर 25 स्टेट और 30 स्टेट्स। पहले 25 स्टेट्स, आज 30 स्टेट्स है, तो होल कंट्री जो स्टेट्स वाइज है, टोटल इंडिया में 800 फैमिलियों ने वक्फ बोर्ड पे जो कि अपना अधिकार जमा रखा है, उसी को इनकम से वो चल रहे हैं। तो ये जो बाकी जो उनके जो 20 करोड़ जो डॉक्यूमेंटेड मुस्लिम्स फैमिली है, उस पर क्या, उनका क्या। और उसमें भी बोला गया है कास्ट पे कि खान, पठान और सैयद, जो फ्रंट जो फॉरवर्ड उनके कास्ट है उन्हीं का उस पर हक रहा है। जो बाकी जो अहमदिया, फिर सियाज, और प्लस आपके जो रिसेंटली एक और पासमंदा, जो बिल्कुल ही नीचे तबके से आते हैं, जो गरीब हैं, उनका तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, उल्टे उन्हीं की ज़मीन छीन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो माफिया ही था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ला रही है, अच्छी बात है, चेंज हो, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, एक आपको पता है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही अवेटेड, मतलब अवेटेड एक प्रावधान था जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बोल रखा था। चलो ये भी आज उनके चेकलिस्ट निकल गया कि आई डिलीवर्ड। इसका इम्पैक्ट देखिए अभी फुल्ली तरीके से डिलीवर्ड नहीं है, पार्शियली है, ठीक है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कहता है कि अभी आपने एक चैप्टर फिनिश किया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कहानी है। अब इसका ये देखना है कि इसके रिपरकशंस क्या है। बस मैं भी बोल, अब नेक्स्ट मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहता कि आगे इसका राजनीतिक इम्पैक्ट विद इन इंडिया प्लस प्लस जो इंडियन पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। नहीं देखिए, राजनीतिक इम्पैक्ट तो देखिए इसका कुछ भी नहीं है, मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ कैसे। ऐसा नहीं है कि आपने इससे किया और आपको इससे बहुत बड़ा वोट, जो बीजेपी को वोट कर रहा था वो बीजेपी को ही करेगा। इस समय कम से कम एक बात तो तय हो चुकी है अपने देश में कि वोटों के बीच में बिल्कुल एक क्लियर दो फाड़ अब नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें एक
एक वोट बैंक है जो सीधा सीधा बीजेपी को वोट कर रहा है, एक वोट बैंक है जो नॉन बीजेपी को वोट कर रहा है, एक्सेप्ट बीजेपी। सीधी सी बात है। हाँ ठीक है। चंद वोटे होते हैं जो इधर से उधर होता है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा अब संख्या रह नहीं गई है। अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा चंक है जो फिक्स हो चुका है, दोनों ही तरफ फ्रीज है। तो ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड से पहले माइनॉरिटी जो है, स्पेशली एक खास तबका माइनॉरिटी में बीजेपी को वोट करता था और इसके बाद वोट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और इस मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि इसके बाद क्या ही होने वाला है। इससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि आपको सबसे बड़ा चौंकाने वाला तो इसमें यह है कि कैसे तेलुगु देशम टीडीपी और जेडीयू ने इसका समर्थन किया। तमाम नाराज़गी या यूं कह लें कि जो भी नानुकुड़ के बाद या फिर रिस्क के बाद, तो आप Political अगर मैं उसका विश्लेषण करूं तो मुझे एक साफ दिख रहा है कि अब अगर आप सिंपल सी फॉर इंस्टेंस आप जेडीयू के लीजिए, नीतीश कुमार जी, मेंटालिटी चेंज, नहीं कोई मेंटालिटी अप्रोच चेंज। देखिए पॉलिटिक्स में यही तो है कि जनता सोचती है कि मेंटल चेंज ये चेंज, वहाँ वो सब पेपर पे चलते हैं, उनको सब कुछ पेपर पे दिख रहा होता है कि किसने क्या किया है, क्या करेगा, क्या होगा। उनको ये अच्छे से पता है जेडीयू ले दे करके अब 40-42 सीट की पार्टी बची है अभी विधानसभा में, 50 सीट ठीक है। 46 सीट जीती थी मेरे ख्याल से, 45 से 46, 56, ठीक है। तो एक तो पार्टी वो बहुत कम सीट की बची हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक मुझे याद है वो 50 से नीचे, नहीं 50 प्लस था, ठीक है। हाँ 50 प्लस था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी बात है तो उसको भी पता है कि मैं वो डिक्लाइन मोड में ही है। दूसरी बात, बीजेपी में जुड़ने के बाद आपको वैसा ही एक तबका वोट आपको नहीं देता है, पहली चीज़। तीसरी चीज़, उनको भी पता है कि उन्होंने अपने पीछे चुनाव में बहुत सारे माइनॉरिटी चेहरों को जगह दी थी, एक भी नहीं जीत के आया। और आपको भी पता है कि माइनॉरिटी को चेहरा उन्हीं इलाकों से बनाया जाता है वहाँ पे माइनॉरिटी के वोट्स स्ट्रांग होते हैं। देखिए इस पर सिंपल सा एक तो उनको भी पता है कि उनको किसका वोट मिलने वाला है और किसका नहीं। उनको भी पता है कि राजनीति में चाहे वो या बिहार की राजनीति हो या इंडियन ओवरऑल राजनीति हो, जिसने भी बीजेपी को टच किया वहाँ से उनका मुस्लिम वोट हट जाता है। और कल की डेट में अगर राष्ट्रीय जनता दल भी बीजेपी के साथ समझौता करके बिहार में लड़ेगी ना, तो आपको पता चलेगा मुस्लिम वोट वहाँ से भी छटक के कांग्रेस को देना चालू कर देगी। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। तो वो एक अलग है। तो वही एक मुझे जो थोड़ा बहुत पहले मिलता भी था। हाँ। देखिए ये बात पूर्णतः सत्य एक और चीज़, एक और रीजन है, नीतीश जी को वोट नहीं मिलता, एक और रीजन है मिलता कि वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो वहाँ पर आरजेडी से बड़ी पार्टी मुस्लिमों के लिए नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं हो जैसे सकती सपा उत्तर प्रदेश में। तो उन्हें भी पता है कि 1-2% से मेरा कुछ ना होना जाना, लेकिन अगर मैंने इसको अपोज किया, बीजेपी लाई और मैंने अपोज किया, तो कमिंग डेज में हो सकता है कि मेरे जो हिंदू वोटर्स भी हैं वो भी छटक जाए। तो और है ना, नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं पीछे खाई था, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए ही बचा था। हाँ, कि ऐसे तो वो मुझे मिलने वाले नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम इन टच विद बीजेपी और वहाँ आई एम कनेक्टेड। हाँ, वहाँ पहले से आरजेडी का कब्जा है। सही है। देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर आप भरोसे के लिहाज से तो बात मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिस्क या फिर बहुत बड़ा बीजेपी नीतीश कुमार ने रिस्क लिया ना, ये रिस्क नहीं है, इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव स्टेप, वेरी कैलकुलेटिव मूव है ये। और तभी मैंने बोला कोई भी राजनीतिक दल परसेप्शन पे फैसला नहीं लेती है, पेपर पे आंकड़ों के बेसिस पे फैसला लेती है। उनको सब पता होता है कौन से पॉकेट में क्या वोट मिला है उनको। सेम स्टोरी है जो कि आपका तेलुगु देशम के साथ है। उनके साथ तो जनसेना पार्टी है पूरा, जो अनअपोलोजेटिक हिंदू कह रहे हैं अपने आप को। साथ में बीजेपी भी, साथ में बीजेपी तो है ही। लेकिन एक और उनके साथ रिस्क फैक्टर कम है कि अगले 4 साल चुनाव नहीं है, बहुत लंबा है अभी। ठीक है, रिसेंट में अगर सबसे ज़्यादा रिस्क अगर ले रखते तो नीतीश जी, लेकिन वो भी वेरी कैलकुलेटिव है, नॉट अ रिस्क। जी के पास रिस्क नहीं है, के लिए ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। वो पहले ही अपने सबसे लोएस्ट नंबर पे हैं विधानसभा में। लोकसभा में वो 0 देख चुके हैं। तो एक चीज़ जरूर मैं यहाँ पे जो मुझे लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा मीन्स वो थपथपाव जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट कि उन्होंने 2019 में क्यों नहीं लाया, 2014 में क्यों नहीं लाया, जब 272 था, 303 था। 240 के रहने के बावजूद बीजेपी ने जिगरा दिखाया, रिस्क लिया कि अगर मेरी कोई सहयोगी साथी अगर छटक भी जाएगी तब भी हम ये पटल पे लाएंगे। अगर मैं इस बात को दूसरी तरफ से देखूं तो बीजेपी के पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते क्योंकि आगे आसपास कोई बड़ा चुनाव भी नहीं था। नहीं, मैं वो बात भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बताता हूँ, अगर आप 15 साल में वक्फ बोर्ड या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल
या यूसीसी नहीं ला पाते हैं। प्लस मंदिर, चलिए, वक्सी आपने पैक्ट, कुछ चीज़ें तो आपने डिलीवर किया, सवाल वक्सी वो नहीं है, पैक्ट, वक्सी सवाल वो पैक्ट, नहीं ये है। 4 चीज़ें हैं। सवाल ये है कि आप इमेजिन, आप कह रहे हैं कि 240 के बाद भी आप लाए, आप ये कह रहे हो कि 240 पे आप वाहवाही लेना चाह रहे हो, बाबाई मीन्स मतलब कि बेसिकली, ठीक है। मतलब एक तो 270 पे न लाने, 303 पे न लाने का खमियाजा लिया ना, खामियाजा कौन लेगा? लिया ना, मैं वही पूछ रहा हूँ खमियाजा लिया ना, 300 300 240 आए ना, तो यहाँ मैसेज तो पे गया ना उनके पास। मैं वही कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, तभी मैंने कहा, पहला लाइन ही मेरा ये था कि बीजेपी के पास इससे अलावा कोई चारा बचा भी नहीं था। अलग बात है कि थोड़ा सा टाइमिंग दे के करना पड़ रहा है, ठीक है, कि अब 240 से 200 के नंबर पे है ना, नंबर है। करना तो पड़ेगा। तो ये तो तभी मैं कह रहा हूँ, ना लाने का तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, वरना अगले बार 240 भी नहीं बचते। और आप, मेरा कहना होता है, आप 15 साल तक सत्ता में रह के 11 साल हो चुका है, अगर आपने 240 पे बिना इन चीज़ों को छुए आपने मान लो ये सत्ता भी चला ली होती, 15 साल चला ली होती, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मैं 15 साल सत्ता में पुरजोर जो बहुमत लोगों को पिछले 30 साल में नहीं मिला है, वो बहुमत आपको मिलता है सत्ता में, और उस बहुमत के बाद भी अगर आप अपने गिने हुए लिखे हुए काम नहीं कर पाते हो, रियली में टफ होता, बहुत टफ कैसे होता, जस्टिफाई बहुत करोगे टफ होता अपने ही वोटर को? मोदी के लिए बहुत ही टफ होता है, या बीजेपी के लिए अपना एक मैनिफेस्टो लेके जनता के पास जाने के लिए इस बार, क्योंकि इस बार के उनके मैनिफेस्टो में तो जो बच्चे खुचे क्या है, यूसीसी, आपका पॉपुलेशन बिल, आपका वक्सी पैक्ट एंड दिस वन अमेंडमेंट वाला बिल, बिल्कुल यही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, पॉपुलेशन को मैं बोला भाई 4 जो क्रिटिकल है, बाकी तो हैं ही उनके अलग अलग जो बिल्स वगैरह है। चीज के लिए इतना टाइम ले रहे हो, मुझे नहीं लगता जनता ने आपको उसके लिए कोई शॉर्ट नंबर दिया था। और इसी से आप ही से उम्मीद है, तो अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर कहेगा कि अच्छा है कि मैं किसी और को दूं। सीधी सी बात। और ऐसा भी नहीं है कि आपको नंबर्स नहीं दिए, आप ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि मुझे तो नंबर नहीं, इस बार नंबर कम है, पिछली बार तो नंबर बहुत मिले हैं। फिर तो आपके पास वो वाला बहाना भी नहीं बचा है। एक कहने का है कि पहले आप मजबूत थे, आपने कुछ किया नहीं, आपके पास सहयोगी का कोई दबाव नहीं था, गए तो गए, मतलब इस टाइप का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, तब आपने नहीं बहुत किया, आगे थे, बहुत आगे थे तो नहीं किया। राज्यसभा में आप मजबूत थे, ऐसा भी नहीं था कि आप हाँ, राज्यसभा में 2014 में आप कमजोर थे, लेकिन 2019 वाले में तो मजबूत थे, आपके पास एम्पल नंबर ऑफ सपोर्ट था। देखिए, वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट वाली कहानी, ठीक है, और मैं ये भी बोलता हूँ टू लिटिल टू अर्ली। तो ये भी नहीं है कि 2014 में आपसे सब चाह रहे थे कि आप सब कुछ कर दो, इसीलिए जनता ने आपको 19 में बम्पर जीत दी। लेकिन आप 10 साल के बाद भी आप नहीं कर पाओ, कोविड उसमें से चलो 2 साल लेके गया आपका, मैं मान लेता हूँ कि 20 लेके गया, 21 भी, ऑल्दो 21 पूरा नहीं गया था, बट मैं मान सकता हूँ चलो 21 2 साल, तो फिर भी 5 साल की सरकार होती है भाई। उसका खमियाजा भुगता है, जनता ने सजा दे दिया, जनता ने सजा दे दिया। बाकी के 3 साल आपने क्या काम किया? 3 साल में आप 3 बिल नहीं पास करवा पा रहे हो, वो भी मोटे मोटे बड़े बड़े। आप छोटे मोटे काम कर रहे हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। गडकरी जी सड़कें अच्छी बना रहे हो, आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं, आपने विदेश नीति में अच्छा काम किया, सारी बातें सराहनीय है, उसके लिए कोई नंबर नहीं काट रहा आपके। लेकिन जिन कामों के लिए आपको असल में भेजा गया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सिक्योर होगी, वो तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। अभी तो शुरुआत है, एक एक करके वो चेकलिस्ट से तो हटाया जा ही रहा है, लेकिन स्लोली है, काफ़ी स्लो है। देखिए, ये बहुत स्लो है, मैं फ्रेंकली बताऊं, और ये और अच्छा हो सकता था। आज आपको वो क्लॉजेज नहीं हटाने पड़ते, अगर आपने इसको कम से कम नहीं कुछ तो कम से कम 24 के चुनाव के 4 महीने फिर भी जो आप क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, ज़रूरी है कि डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होता उसे, या फिर एबॉलिश जैसा ही सिचुएशन होता, लेकिन इवन दिस विल इज नॉट सो वीक, मीन्स हाँ, ये मैं बात से आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जो मनमानी था, जो उनकी गुंडई थी, मीन्स गुंडई इसलिए शब्द यूज करना चाह रहा हूँ कि जस्ट ऐसे हाथ रखा ये मेरा, ये हाथ रखा ये मेरा, ये पैर यहाँ रखा ये मेरा, सदन में पेपर भी दिखाए गए, मतलब ये सब चीज़ें जो थी, ना नाम है, ना जमीन की चौहद्दी है, ना किसी तरह का तारीख मेंशन है, बस ये जमीन है, बस ये गुंडई है। ये गुंडई, इसी सच्ची वर्ड उसके लिए गुंडई ही है। पटना में एक पूरा मोहल्ला आपने वक्फ बोर्ड का गांव पूरा का पूरा पंचायत, पूरा का पंचायत, गांव नहीं पूरा का पूरा पंचायत, बिल्कुल, कि वक्फ बोर्ड की, वो सब गुंडई है, ये जिसके न बही न खाता सब हमारा। तो रियली में वहाँ पे तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी देखिए, जब कोई भी चीज़ इम्पैक्टफुल होती है और आपके पास, देखिए मैं बोलता हूँ लाख बातें अपनी जगह हो, लोकतंत्र में आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, नंबर चलता है, और नंबर्स आपके फेवर्स में थे, ये आप कभी भी डिनाई नहीं कर पाओगे।
अब और दूसरी चीज, रही बात आई आंदोलन की, थिंक मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, रही बात आंदोलन की, तो मैं आपको बताऊँ योगी जी ने वो मिथ भी खत्म कर दिया है। हमने किसान आंदोलन देखा, हमने सीएए का भी आंदोलन देखा, यूपी में पत्ता नहीं हिला। तो मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि आपकी 21 राज्यों में सरकार है और आप कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं है। हो सकता है नहीं, यूपी जीता यूपी सबसे ज्यादा रोग स्टेट था आपका, मालूम यूपी से मालूम सबसे मालूम ज्यादा आपके डर का एक सबब था, और आपने यूपी में सबसे अच्छा आपने परफॉर्म किया है। तो अब आपके पास वो छिपने का रास्ता भी नहीं है कि नहीं इसको छूता तो ये हो जाता, वो हो जाता, मुश्किल हो जाएगी संभालना, कुछ नहीं है। आपने देखिए यूपी आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। यही तो बात है कि एक नेता और जो अपने आप को निखारता है दिन ब दिन, तो उसमें योगी जी हैं। उसमें कोई शक ही नहीं है, चलिए सर्वमान्य है। उस पे कभी और चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। अब आगे एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। हाँ बताइए। जो ऑब्जर्वेशन है ये, बंटी और बबली कल गायब थे। मतलब अल्पसंख्यकों का नेता, उनके कर्ता धर्ता दाता माता पिता सब बोलते हैं उनको, वो इतने इम्पोर्टेंट बिल उनके नाम का उस कम्युनिटी का, और बंटी बबली गायब थे। देखिए उससे भी मज़ेदार पता क्या है कि हमने कल सबको, मतलब जिनको कभी नहीं बोलते देखा उनको भी बोलते देखा सदन में। लेकिन आपका नेता विपक्ष नहीं था, एलओपी। हाँ। वो एलओपी हाँ। जब ये 2024 की सरकार बनी तो पीएम बने, तो पीएम से ज़्यादा एलओपी का महत्व दिया गया। कारण एक ऐसा नेता जो एलओपी बना जिससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बन सकता है, शायद इसीलिए ओवर द एक्सपेक्टेशन बोला गया कि एलओपी इज मच बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोस्ट। शायद यही वजह होगा, लिस्ट एक्सपेक्टेशन। अब जिस बच्चे से मैं ये उम्मीद रखूँ कि वो आपका 40% मार्क्स लेके पास भी नहीं कर सकता, अगर वो 50 नंबर लाया तो मिठाई बांटूंगा ना मोहल्ले में। बिल्कुल वही बात ही हुई थी, वही बात थी। और कल रियली में नजर आया वो 50 नंबर भी अगल बगल वालों के नकल करके आई थी। जो भी हो, मतलब खुद के इम्पैक्ट वो 50 भी नहीं था। मतलब वो इम्पैक्ट अगल बगल वालों का ही था। जो भी हो, आया तो 50 है। खुश तो वो तही थे कि हमने 500 नंबर लाया। याद है वो वीडियो जो मीम चला था, रेणुका पास हो गया। हाँ वो वी हैव वॉन द इलेक्शन जस्ट बिकॉज वी हैव 99 नंबर्स। चलो ठीक है, वो एक कहानी। लेकिन इसके बाद 99 नंबर पे नेता विपक्ष बने, उनका क्या हक, या उनका एक हक था बोलने का, उनका कर्म था बोलने का। भी नहीं था, यहाँ कर्म था, हर ड्यूटी थी, कर्म था बोलने का। यहाँ पे तो उन नेताओं ने बोला है, उन सब ने बोला है जिनको कभी हमने बोलते नहीं देखा। क्या लगता है आपको क्यों नहीं बोला? मुझे तो एक ही वजह लगता है, मुझे लगता है उनको मना किया गया होगा बोलने से, उनकी ही पार्टी के द्वारा। क्योंकि बनता डाल आप पहले हंस रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है उनको बोलने से मना किया गया, क्योंकि जो अभी तक का इतिहास है, मतलब कहने का जब मुंह खोला है तब तक सेल्फ गोल किया है, गोबर में घी क्यों डाले। हाँ, और मुझे लगता है जब उन्होंने मुंह खोला है वो गुड़ का गोबर ही किया, गुड़ का गोबर ही किया। तो वो कल भी ऐसा ही कुछ उल्टा पुल्टा बोलते, जिससे फिर वो मीम मटेरियल बन जाते, फिर से वो मीम बनता, क्योंकि उनकी बात है। तो मुझे लगता है वही समझते। ये उनका पर्सनल हो सकता है, मीन्स पर्सनल टैलेंट हो सकता है। टैलेंट ही है पर्सनल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन मुझे एक पॉलिटिकल रीजन भी नज़र आ रहा है। नहीं मुझे क्या पॉलिटिकल रीजन ये नज़र आ रहा है कि दोनों है साउथ से जल देता है। मतलब अगर आपको वायनाड है या फिर केरला है तो ये, और तमिलनाडु है, ठीक है। नॉर्थ में तो ऐसे भी कांग्रेस का बच्चा क्या है, कुछ नहीं, नथिंग। थोड़ा मोड़ा है जो, अगर वो नेता का मतलब कि एक विपक्ष और पक्ष का गेम की चलती है तो एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, बाकी तो कुछ नहीं है। तो बचा साउथ में ही। साउथ में आपको भी पता है कि चर्च का बहुत बोलबाला है, एज सेम एज योर मस्जिद्स। जिस ढंग से मस्जिद यूनाइट होकर वोट करती है, उसी ढंग से चर्चेज भी वहाँ पे वोट से पहले रेफरेंडम देते हैं कि इसको वोट करना और प्लस कंट्रोल करते हैं पॉलिटिक्स को, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये, और प्लस साउथ में इन्हीं दो के कॉम्बिनेशंस पे कांग्रेस गेम खेलती है और आगे बढ़ती है। हिंदू तो है ही जो 10% वोट वहाँ से उठाया, बाकी 100% यहाँ से उठाया। तो ये एक छोटा सा जो मुझे पहलू नज़र आता है ना, कि वक्फ बोर्ड से चर्च वालों का भी डिमांड था कि वक्फ पे कंट्रोल करो, कुछ ज़्यादा ही हवा में है। कुछ नहीं, कुछ उनकी भी ज़मीनें कब्जा उनकी जमीन
वो हर जगह पे हैं, चाहे लव जिहाद हो उसके लिए बोलते हैं, जब केरला स्टोरी आती है तो उसको समर्थन करते हैं, आपका ये मस्जिद के ऊपर कुछ बोलना जब हो तो आप सब जीती होगी तो करना ही पड़ेगा करना ही ना पड़ता है। समर्थन। लेकिन जस्ट बिकॉज कि कांग्रेस उन दोनों नावों पे सवारी कर रही है, हम्म। तो बैलेंस रखने के लिए इससे अच्छा है कि कूदे ही नहीं, अखाड़े में कूदो ही मत, न दिखाओ कि हम किसकी तरफ है। बहुत नहीं, सेफ प्ले है। मुझे नहीं लगता है इसकी कोई बहुत बड़ी वजह लगी होगी, क्योंकि अगर आप ठीक से देखिएगा तो राहुल गांधी जहाँ से जीते हैं वो क्रिश्चियन बाहुल्य सीट नहीं है। नहीं, वो क्रिश्चियन का है पोजीशन, जैसे कि आपका लगभग but कम है। 30%, वायनाड में 30-40% मुस्लिम्स है, हाँ, लेकिन मोर देन 40%। मोर देन 40% मुस्लिम है, तो 10 से 15% अगर क्रिश्चियंस भी हैं हाँ, और 30-40% हिंदू भी हैं। तो मैं अगर आपको सिर्फ वायनाड की नहीं बात बोल मैं रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, मतलब ओवरऑल रीजन देखो मैंने ना। आज तक नहीं देखा कांग्रेस को कभी क्रिश्चियंस के लिए बैटिंग करते हुए। अगर आप मुझे ये बताएं कि नहीं, केरला खुल के अगर केरला बैटिंग केरला किया, केरला नहीं केरल तो एक अलग राज्य है ना। तमिलनाडु केरला दोनों जगह ना, हाँ। क्योंकि वहाँ पे चर्चों का ना नहीं, पॉलिटिक्स में बहुत पकड़ आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कांग्रेस केरल में क्रिश्चियंस के लिए बैटिंग करती नहीं? करती नहीं है, लेकिन दिखाना तो पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो वहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ है। वायनाड में ना केरल में भी, केरल में ही है ना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी। हाँ हाँ है तो बिल्कुल और बिल्कुल आपको है, ही पता है केरला में डेमोग्राफी क्या है। बिल्कुल है बिल्कुल तो है। फिर बात वो नहीं है, मेरा आपकी बात अपनी जगह हो सकता है, आपका भी आकलन है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मुझे लगता है उनकी पार्टी नहीं मना किया है बोलने से। मुझे इस पे एक और पहलू भी है, बोल रहा हूँ, मुझे लगता है एक क्योंकि और जैसे पहलू ही वो भी कुछ है। बोलते, क्योंकि आपको पता है वो ऐसी एक है कि ऐसी एक बार चाबी लग जाती है तो फिर वो रुकते नहीं है, और फिर उनको खुद नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे होते हैं। ठीक है, वो उनका हाँ। वो उनका बहुत ही स्पेसिफिक टैलेंट है, हाँ, और उस टैलेंट के बीजेपी बहुत फायदा उठाती है। ठीक है, स्टार प्रचारक है भाई। हाँ, बीजेपी स्टार प्रचारक है, हमें पता है। मैं एक और पहलू उस पर जोड़ना चाहता हूँ, जो मैं देखा हूँ, अगर वो बोलते तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बोलते जैसे कि बीजेपी फायदा उठाते, मीन्स उस पर मीम चलता, हंसी मजाक वो चलता, बोलते ही ऐसा है। ठीक है। एक और पहलू है, पूरा कटाक्ष करते किस पे, हिंदू धर्म पे। हाँ, अगर वो हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते तो एक तबका जो थोड़ा मोड़ा जो दिखाता है कि वे ये हिंदू के साथ हैं, हिंदू के साथ हैं, सेकुलर हैं, वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही कैलकुलेटिव वे में उनको छुपाया गया है। एक तो गुड़ का गोबर तो है ही, वो तो है ही मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि प्लस साथ में कुछ ऐसे भी हैं पहलू कि एज ए वो नेता बनते हैं, सेकुलर नेता, और सेकुलर दिखना बंद हो जाता है। देखिए, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, सेकुलर जैसा तो खैर कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है, ये अब जानी मानी बात हो चुकी है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो बहुत बड़े भुलावे में है। पहली बात तो ये है, सेकुलर इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस कंट्री। स्कैम कह लो, फ्रॉड बोल लो, जो भी कुछ ऐसे गांधी के बाद सेकंड स्कैम वही है। हाँ, तो अब उससे कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि जब आप तथ्यों को देखते हैं तो तथ्य बहुत बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। मेरा मानना यही है कि अगर वो बोलते तो पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता, और सरकार को ज़्यादा फायदा होता है। और क्या आप मतलब खबरें यहाँ तक हैं कि नेताओं ने कहा है कि हम उनको हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मत भेजो प्रचार करने के लिए, नुकसान होता है। खैर वो ठीक है, ये ठीक है, documented है। हाँ मालूम है, डॉक्यूमेंटेड, पंजाब में नहीं उसने दिया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। हाँ, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि उनको मेरे क्षेत्र में प्रचार, और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया हरियाणा में वो सीटें हारी हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके प्रचार से कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो जीत मतलब बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, मतलब ही नहीं बनता, बहुत अच्छे लीडर भी नहीं है, बिकॉज उनमें लीडरशिप जैसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है, बंटी बबली भी खत्म। लास्ट में हाँ, मुस्लिम समुदाय इसको कैसे लेगा? देखिए, मुस्लिम एक्सेप्टेंस लेवल, नहीं, वो तो देखो, एक्सेप्टेंस की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कानून है तो बनना, फॉलो तो करना पड़ेगा, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। कानून है तो एक्सेप्टेंस अलग चीज़ है और झक मार के फॉलो करना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक्सेप्ट तो उन्होंने आज तक 3 तलाक को भी नहीं किया, लेकिन अब फॉलो करना पड़ रहा है। सिग्निफिकेंट ड्रॉप है 3 तलाक के मामलों में, सिग्निफिकेंट 97% का ड्रॉप इज नॉट द स्मॉल ड्रॉप। अब मुस्लिम महिलाएं बहुत ही रियायत फील कर रहे हैं, तो वही वाली बात है। अलग बात है उसको वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो फैक्टर नहीं है। मैं बोलता हूँ लेकिन कि आप मानो या ना मानो, फॉलो तो करना पड़ेगा। कानून तो कानून है, वो तो मोटा भाई ने कह दिया सदन में कि
मानना तो पड़ेगा भाई, सब लोग बाध्य हैं इसको मानने के लिए, भाई भारत सरकार का कानून है। तो देखिए एक्सेप्ट करने वाली जहाँ तक बात है, मैं यही एक्चुअली जो हमारा चर्चा में जो हमने स्टार्टिंग में बात की कि आप जिसको समझा रहे हो उसने समझना ही नहीं है, तो आप समझाने में अपना समय व्यर्थ ना कर रहे करें, हो। आप टू द पॉइंट रहे। आप अपना काम करो जिस काम के लिए आपके पास मैंडेट है। जब आपको चलिए। भी पता है कि चर्चा नंबर गेमों से ही होनी है, तो नंबर का यूज करें और काम करें, रादर देन आप कन्विंस करने में अपना टाइम आपको नहीं लगता है कि मोदी शायद इतिहास के पहले ऐसे नेता हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया एक के बाद एक डिलीवर कर रहे हैं? आपको नहीं लगता ऐसा कि जो मोदी जी को उस तरह से नंबर्स भी दिए गए हैं? हाँ डेफिनेटली, तो पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे। करना ही पड़ेगा ना। एक चेकलिस्ट में से एक और हाँ, वो टिक। बात और है कि बहुत धीरे कर रहे हैं। अगला नंबर आपको कौन सा लग रहा है? अगला नंबर यूसीसी का है। हालांकि यूसीसी पे आज आपको, अगर मैं चर्चा अपने यूसीसी पे बात की है, तो मैं एक बार एक खबर बता दूं आपको कि आज गुजरात के कैबिनेट में यूसीसी पे बैठक हुई है। तो यूसीसी को ये सीधे सेंटर में ना लाके स्टेट के थ्रू रूट कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में क्योंकि इसमें स्टेट का बहुत बड़ा स्टेक है। इसीलिए उन्होंने इसको स्टेट दर स्टेट, और अगर आप स्टेट भी करते हैं तो भी आपका आधा काम हो जाता है। मैं बोलता हूँ पूरा तो नहीं, बस आधा काम क्योंकि आज के डेट में 21 स्टेट आपके पास हैं। लेकिन पॉपुलेशन वाइज जोड़िएगा ना, हाँ। तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है। तो 21 स्टेट 30 में 21 है, तो ऐसे ही हो गया ना। 30 में 21 तो आपको फिर 60% हुआ ना, तो पॉपुलेशन वाइज ऑलमोस्ट 70 टू 75%। ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट डेंसली और नॉर्थ पूरा पॉपुलेटेड है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा चंक है इस देश का, जो आज के डेट में आपके पास है। आप उसके अभिभावक हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए जिसके लिए आपको लोगों ने चुना है। बात कर मुझे अगर पूछा जाए कि बीजेपी को अगला बिल किस पे काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है एनआरसी और पॉपुलेशन बिल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। और फिर मैं उनको बोलूँगा कि 28 में 29 में चुनाव हो तो 28 में वॉक्सी पैक्ट लाओ। एनआरसी इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वर्शिप एक्ट पे भी एक चर्चा मुझे बताऊं, मुझे लग रहा है अगला नंबर एनआरसी का है। रीजन बताऊं क्यों? जियो पॉलिटिक्स भी इसका पीछे रीजन है। चाहे वो आप यूरोपियन में देख लीजिए, चाहे यूएस का देख लीजिए, हर जगह पे सब अपनी जो क्षेत्रफल है, जो अपना जो अपने कंट्री का क्षेत्र है, सब एरिया है, जिसको सिक्योर करने में ध्यान दे रहे हैं। किसी भी बाहर के लोगों को अंदर घुसने देना नहीं चाह रहे। तो क्यों ना बत्ती गंगा में भारत सरकार को भी हाथ धो लेना चाहिए। नहीं बिल्कुल। देखिए, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार डिले है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत काम किए हैं, उनके आप हम लाभार्थी भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज़ द मस्ट। ठीक है, वो बहुत है। आज आप देखो कहीं पे कोई ब्लास्ट किसी तरह का कोई नहीं, आप सुरक्षा के साथ घूम सकते हैं देश के अंदर। वो तो अनडाउटेडली, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। एक उसके लिए उसमें कोई जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो आपको भी बता दूं कि 240 जो मिले हैं ना, उसमें बहुत बड़ा जो कारण है वो सिक्योर फीलिंग ही है। हाँ, नहीं, बहुत बड़ा। हाँ, देखिए बहुत बड़ा है। अगर 24 में जो हार का कारण जो भी इनको एक नंबर्स कम, जो भी हम उम्र के लोग होंगे ना, चाहे आप और हम के उम्र के लोग होंगे, उनसे पूछिएगा तो पता चलेगा, चाहे मुंबई वाले हो चाहे दिल्ली वाले हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस किया है तो मुंबई और दिल्ली वाले लोग ही फेस किए। न्यूज़ तो इंडिया में जाती है लेकिन फेस हम लोग किए हैं। आई वॉज द मीन्स, मैं उसे पास ही हुआ हूँ और काम नौकरी चालू किया था। अपनी इतनी तनख्वाह नहीं थी कि गाड़ी हो और बाइक हो, बस पे चढ़ने में हिम्मत नहीं होती थी, डर लगता था कि सीट के नीचे कुछ है तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मतलब मार्केट, बड़ी बड़ी मार्केट में घुसने में, भीड़ वाली मार्केट में डर लगता है। हाँ, जिसकी सराहना की जाए और जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन वही बात है कि जब आपके पास लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो छोटे मोटे पड़ावों से खुश होना मुझे लगता है सही नहीं है। जब आपके लिए एक लंबी दूरी तय करनी है और बीजेपी को अभी सीरियसली थोड़ा सा त्वरित होकर एक तीव्र गति में और काम करने की ज़रूरत है। खास करके ये जो बिल संबंधी है, बाकी जो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो वो करो, सब कुछ ओके है, देयर इज नो डाउट ऑन। एक क्वेश्चन है, बट आप ये बिल्स निपटाओ जितनी जल्दी। हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस बिल? इफ यू आस्क टू रेट इट आउट ऑफ 10, व्हाट वुड यू रेट इट? 7 out of 10. 9 will be almost 9. No, because it would have 10 would have scrapped. I would have given 10 only if the bill has been scrapped. First thing. Second thing, if the way they have amended it or the way it was proposed, if it was passed the way it was first draft,
अगस्त बिल। हाँ, अगस्त बिल, आई वुड हैव गिवन 9 Hmm. because it was almost next to dead So only. you have -2 points from the August to this now. Yeah, because of this chicha leather which you have done so far. आपने ये 2 साल जो ये 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो आपने एक्सटेंड किया, JPC ये किया, उसमें ग्लास और बॉटल तोड़ी भी हुई, एक बेंच गिलास पे, भी शहीद हो गया। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है आप क्यों इतना मौका दे रहे हो? एक गिलास शहीद हुआ है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब है ये इसको कहते हैं थूक के चाटना। आपने किया वही काम बाद में, लेकिन इतना रोग आके क्यों भाई? आपके पास नंबर है, करो ना, कौन रोक रहा है आपको? चलो, आप इसको खत्म भी कर देते ना तो भी वो आपकी वाहवाही नहीं करते। पता है उसके बाद क्या बोलते हैं? तुम गलत लाए थे इसलिए तुमने खत्म किया। वो उसमें भी आपकी सराहना नहीं करते। अगर वो बिल वापस भी ले लेते, जैसा कि आपको ये बिल वापस लेना चाहिए, बिल वापस लेना चाहिए कह रहे हैं सदन के अंदर, अगर एक बार को ये कर भी दें कि चलो हम बिल वापस लेते हैं, तो उसके बाद भी वहाँ से ताली नहीं बजेगी आपके लिए। वो तब भी यही कहेंगे कि आपने गलत लाया था इसलिए आपको मजबूरन वापस लेना पड़ा। आज भी किसान आंदोलन के लिए आपको चिढ़ाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप किसान बिल के लिए? तो आप ये समझो कि आपका सामना किससे पड़ा है। आप तो लाठी में तेल पिलाओ, कहाँ इसमें समय व्यर्थ कर रहे हो? सही कह रहे हो। जरूरत उसकी पड़ेगी। आपको लगता है किसान बिल दोबारा लाना चाहिए, सेम बिल? किसान बिल मुझे लगता है कि दोबारा अब लाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है क्या कि बीजेपी को अपने राज्यों के यूनिट, जैसे कि आप सबने देखा कि किसान आंदोलन में मोस्टली और प्रोमिनेंटली पंजाब के किसान थे, ठीक है, बिहार वाला कोई नहीं था, यूपी के भी लगभग कोई नहीं थे। तो मुझे लगता है अब बीजेपी को सेंटर से बिल लाने के बजाय अपने राज्यों के किसानों को हित को वहीं से साधे और उसको वहाँ से लाभ पहुँचाए। और अगर आपको लगता है कि इस स्टेट के इस किसान को नहीं चाहिए सुविधा, मत दो। क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हो? उसको चाहिए ही नहीं, वो खुश है वैसे में, रहने दो। चलिए आज का ये चर्चा बहुत ही मज़ेदार रहा। क्लोज करते, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, ठीक है, क्लोज करते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये चर्चा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नया चर्चा लाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे और आपके समकक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।